Hello, Assalamu alaikum students. Welcome once again in our physics class, and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the topic of beta equals to 3 alpha. As you know guys, in previous class we have discussed the topic of volumetric thermal expansion, which is a type of thermal expansion, and we have also derived the relation for expanded volume, and we have also discussed the coefficient of volumetric expansion, which is beta. So now we are going to start this class with the derivation of beta equals to 3 alpha. तो बेटा बीटा इक्वल्स टू 3 अल्फा आज की क्लास में डेरिवेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम ये रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं बीटा इक्वल्स टू 3 अल्फा। ये बीटा क्या हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ये अल्फा क्या है ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ये क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इक्वल्स टू 3 टाइम्स टू द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है बेटा, तो ये हम रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं। इसके लिए आपके सामने डायग्राम बनी हुई है, इसको भी हम बाद में डिस्कस करते हैं। फिलहाल सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रूव दैट बीटा इक्वल्स टू 3 अल्फा। आपने प्रूव करना है बीटा इक्वल्स टू 3 अल्फा। और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो पहले ये तो बाद में लिखिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखने स्टार्ट करें और किस तरह से डेरिवेशन आपके पास पेपर में आ सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिएगा। 3 तरीके से हम इस क्वेश्चन जो है वो लिखेंगे, किसी भी तरह एग्जामिनर पूछ सकता है। तो क्वेश्चन लिखने स्टार्ट करें। डिफाइन लीनियर एक्सपेंशन एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, डिफाइन लीनियर एक्सपेंशन एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन एंड ऑल्सो ड्राइव द रिलेशन बिटवीन दैम। डिफाइन लीनियर एक्सपेंशन एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन एंड ऑल्सो ड्राइव द रिलेशन बिटवीन दैम। Define linear expansion and volumetric expansion and also derive the relation between them. Full stop. और करके एक और क्वेश्चन लिखिएगा, और करके एक और क्वेश्चन बेटा लिखिएगा। prove that coefficient of volumetric expansion, prove that coefficient of volumetric expansion is 3 times to the coefficient of linear expansion. Coefficient of volumetric expansion is 3 times to the coefficient of linear expansion. Coefficient of volumetric expansion is 3 times to the coefficient of linear expansion. और करके फिर ये कॉपी कर लिएगा। आपने यही देखें, इसी को आपने जो मैथमेटिकल रिलेशन आपने लिखा हुआ है बीटा इक्वल्स टू 3 अल्फा, तो सेकंड क्वेश्चन जो आपने उन्हें लिखा वो इसी को आपने एक्सप्लेन करके ही लिखा। ठीक है, इसी को आपने वर्डिंग में लिखा। क्या लिखा था बेटा, सेकंड क्वेश्चन, प्रूव दैट कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज 3 टाइम्स टू द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है बेटा, तो आपने जो सेकंड क्वेश्चन लिखा उसी को हमने यहाँ पे मैथमेटिकल रिलेशन की फॉर्म में लिखा। तो और करके तीसरा क्वेश्चन जो है वो लिख लिएगा, प्रूव दैट बीटा इक्वल्स टू 3 अल्फा। प्रूव दैट बीटा इक्वल्स टू 3 अल्फा। तो ये 3 तरीके से एग्जाम में ये डेरिवेशन जो आपके पास आ सकती है। हमने प्रूव करना है कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन 3 टाइम्स है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के। तो उसके लिए हम चलते हैं, सबसे पहले बनाएंगे डायग्राम हम डिस्कस करेंगे, फिर इसको करेंगे हम एक्सप्लेन। डायग्राम की एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद फिर हम रिलेशन जो है वो यहाँ पे करते हैं ड्राइव। तो डायग्राम जरा देख लीजिएगा, आपके पास जो है वो डायग्राम बनी हुई है। इसमें आपके पास एक इनिशियल स्टेट पे मेटालिक क्यूब है, फाइनल स्टेट पे हमने जो है एक मेटालिक क्यूब लिया हुआ है। इनिशियल स्टेट पे हीट सप्लाई करके इसके अंदर जो एक्सपेंशन आई है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इनिशियल स्टेट पे आप देख सकते हैं आपके पास जो एक मेटालिक क्यूब है, इसका टेम्परेचर T है और वॉल्यूम जो है बेटा वो क्या है, V। ठीक है, इनिशियल स्टेट पे इस जो ये आपके पास यूनिफॉर्म मेटालिक क्यूब है। ठीक है, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों जो है वो क्या होंगी, सेम। ठीक है, तो लेंथ जो है वो क्या है L1, ब्रेथ L2 और हाइट जो है वो क्या है बेटा L3। तो L1, L2, L3 हमने यहाँ पे इसको इस तरह से L1, L2, L3 से कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, इनिशियल स्टेट पे लेंथ L1 है, ब्रेथ L2 और हाइट क्या है L3 है। इनिशियल स्टेट पे टेम्परेचर T है और वॉल्यूम क्या है बेटा V, कैपिटल V। इनिशियल स्टेट पे हमने हीट सप्लाई की डेल्टा क्यू। हीट सप्लाई करने से आपको पता है, ठीक है, हीट सप्लाई करते हैं किसी मेटालिक क्यूब में तो उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें इंक्रीज हो जाती हैं। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो हीट सप्लाई करने से देखें, लेंथ L1 थी, बढ़ के क्या होगी बेटा L1 डैश, ब्रेथ L2 थी, बढ़ के क्या हो गई L2 डैश, हाइट जो उसको हमने L3 कंसिडर किया हुआ है तो हाइट जो L3 थी ये बढ़ के क्या होगी बेटा L3 डैश। हीट सप्लाई करने से टेम्परेचर में चेंज आया, टेम्परेचर ऐसी बात ये भी इंक्रीज हुआ होगा। तो टेम्परेचर जो इनिशियल स्टेट पे T था बढ़ के क्या हो गया बेटा यहाँ पे T डैश हो गया। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट पे जो वॉल्यूम था वो बढ़ के क्या हो गया बेटा यहाँ पे आपके पास V डैश। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ गया ना, लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों चीजें बढ़ गई, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो इनिशियल स्टेट पे वॉल्यूम V था, फाइनल स्टेट पे वॉल्यूम क्या हो गया बेटा V डैश। तो ये थी आपके पास डायग्राम। बस आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यूनिफॉर्म क्यूबिकल कंटेनर लिया है। ठीक है, जिसके अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होती हैं बेटा सेम होती हैं। और ये जब
इसको हीट सप्लाई की, तो हीट सप्लाई करने से इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में आ गया, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीज़ें इंक्रीज हो गई, मतलब वॉल्यूम क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर भी यहाँ पे क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया। ठीक है, डायग्राम आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलते हैं अब इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ, तो हेडिंग डाल दिएगा एक्सप्लेनेशन की। ठीक है, डायग्राम बेटा पहले कॉपी करें, उसके बाद नीचे उसके आगे हेडिंग डाल दिएगा, डायग्राम के नीचे हेडिंग डाल दिएगा एक्सप्लेनेशन की। ठीक है, तो डायग्राम की हम लिखेंगे पहले एक्सप्लेनेशन, फिर हम चलेंगे इसकी डेरिवेशन की तरफ। तो डायग्राम को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, आई होप आप लोगों ने डायग्राम बना ली होगी। तो डायग्राम के बाद चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ, और एक्सप्लेनेशन बेटा देख लीजिएगा, लिखना स्टार्ट करें, एक्सप्लेनेशन लिखना स्टार्ट करें। कंसीडर अ यूनिफॉर्म क्यूबिकल कंटेनर, कंसीडर अ यूनिफॉर्म क्यूबिकल कंटेनर ऑफ लेंथ L1, breadth L2 and height L3. Consider a uniform cubical container of length L1, breadth L2 and height L3 at initial state the temperature is T, capital T, temperature is T, and volume V, and volume के बाद ब्रैकेट में लिखिएगा V बेटा, कैपिटल V, and volume V, which is calculated by, and volume V, which is calculated by the following relation, and volume V, which is calculated by the following relation, and volume V, which is calculated by the following relation। और वो रिलेशन जो है बेटा कॉपी कर लिएगा कि इनिशियल स्टेट पे टेम्परेचर T है, और आपने क्या लिखा, वॉल्यूम V विच इज कैलकुलेट बाय द फॉलोइंग रिलेशन, मतलब इनिशियल स्टेट पे जो वॉल्यूम है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लेंथ ब्रेथ और हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, वॉल्यूम आ जाता है। तो इनिशियल स्टेट पे वॉल्यूम V है, लेंथ L1, ब्रेथ L2 और हाइट क्या है बेटा L3, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम आ जाएगा। तो आपने क्या लिखा कि एंड वॉल्यूम V विच इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग रिलेशन, तो रिलेशन लिखिएगा V इक्वल्स टू L1 मल्टीप्लाई बाय L2 मल्टीप्लाई बाय L3। ठीक है, तो रिलेशन लिखिएगा जहां पे आपने लिखा था टेम्परेचर T एंड वॉल्यूम V विच इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग रिलेशन, और रिलेशन लिखिएगा V इक्वल्स टू L1 इंटू L2 इंटू L3, मतलब इनिशियल स्टेट में जो वॉल्यूम है उसको कैलकुलेट करने का रिलेशन L1 मल्टीप्लाई बाय L2 मल्टीप्लाई बाय L3। ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट लाइन से ये रिलेशन ये कॉपी कर लें, तो नेक्स्ट लाइन से लिखना स्टार्ट करें। When we supply some amount of heat, delta Q, when we supply some amount of heat delta Q, the length, breadth and height are increased. When we supply some amount of heat delta Q, length, breadth and height are increased at final state. Length, breadth and height are increased at final state, the temperature is T dash, at final state the temperature is T dash and volume V dash, at final state the temperature is T dash and volume V dash which is calculated by, and volume V dash which is calculated by the following relation, and volume V dash which is calculated by the following relation, and volume V dash which is calculated by the following relation। तो फाइनल स्टेट पे वॉल्यूम V डैश है, और V डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाइनल स्टेट पे लेंथ L1 ब्रेथ L2 डैश, लेंथ L1 डैश ब्रेथ L2 डैश और हाइट L3 डैश, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास V डैश मतलब फाइनल स्टेट पे जो वॉल्यूम है उसका रिलेशन आ जाएगा। तो आपने लिखा ना V डैश टेम्परेचर इज T डैश एंड वॉल्यूम V डैश ब्रैकेट में V डैश विच इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग रिलेशन, विच इज कैलकुलेट बाय द फॉलोइंग रिलेशन। उसके बाद नीचे एक और रिलेशन लिख लीजिएगा V डैश का, कि V डैश बराबर है बेटा किसके, L1 डैश इंटू L2 डैश इंटू L3 डैश। ठीक है, तो V डैश का आपने फॉर्मूला लिख लिया, V डैश का रिलेशन लिख लिया कि V डैश बराबर है किसके, L1 डैश इंटू L2 डैश इंटू L3 डैश। ठीक है बेटा, यहां तक आके आप लोगों की एक्सप्लेनेशन हो गई कंप्लीट।
चलते हैं डेरिवेशन की तरफ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये दो जो है हमने एक्सप्लेनेशन में दो रिलेशन लिखे हैं। इनिशियल स्टेट पे वॉल्यूम कैलकुलेट करने का रिलेशन L1 इंटू L2 इंटू L3 और फाइनल स्टेट का वॉल्यूम V डैश है, ठीक है। लेंथ L1 डैश, ब्रेथ L2 डैश और हाइट L3 डैश। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दें L1 डैश, L2 डैश और L3 डैश, तो आपके पास V डैश आ जाएगा। चलते हैं डेरिवेशन की तरफ। तो बेटा यहीं डाल दिएगा डेरिवेशन की। हिंट डाल दिएगा डेरिवेशन की, ठीक है बेटा। तो डेरिवेशन स्टार्ट हम करते हैं। डेरिवेशन हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, किससे बेटा? डेरिवेशन हम स्टार्ट करेंगे एक्सपेंडेड वॉल्यूम के रिलेशन से। एक्सपेंडेड वॉल्यूम क्या है? वी डैश, और यहाँ पे किस एक्सपेंड वॉल्यूम वी डैश किसके बराबर है? L1 डैश इंटू L2 डैश इंटू L3 डैश, ठीक है। तो डेरिवेशन में लिखिएगा वी नो डैट, वी नो डैट, आगे आप लोग लिखें, मैं लिखवा रहा हूं, वी नो डैट द एक्सपेंडेड वॉल्यूम is calculated by the following relation. We know that the expanded volume is calculated by the following relation. We know that the expanded volume is calculated by the following relation. मतलब V dash equals to L1 dash into L2 dash into L3 dash, ठीक है बेटा। ये एक्सपेंडेड वॉल्यूम का रिलेशन है, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। तो आपने लिखा वी नो डैट द एक्सपेंडेड वॉल्यूम इज कैलकुलेट बाय द फॉलोइंग रिलेशन। उसके बाद रिलेशन आपने कॉपी करना है कि वी डैश बराबर है L1 डैश इंटू L2 डैश इंटू L3 डैश के। इसको आपने नाम दे दी इक्वेशन नंबर 1 का, क्योंकि यहाँ पे L1 डैश, L2 डैश और L3 डैश की वैल्यूज हमने निकालनी है और इस इक्वेशन में हमने पुट करनी है। तो L1 डैश की वैल्यू निकालने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे L डैश की। ये L डैश क्या होता है बेटा? एक्सपेंडेड लेंथ, जो कि हमने लीनियर एक्सपेंशन का जो टॉपिक डिस्कस किया था उसके अंदर एक्सपेंडेड लेंथ का रिलेशन जो है वो ड्राइव किया था। तो उसका यहाँ पे हमने देना है रेफरेंस, ठीक है। तो रेफरेंस दे देंगे यहाँ पे फ्रॉम एक्सपेंडेड लेंथ मतलब L डैश, और L डैश का रिलेशन जो है वो क्या ड्राइव किया था बेटा? हमने L डैश का रिलेशन ड्राइव किया था L डैश इक्वल्स टू L1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ठीक है बेटा। ये हमने L डैश का रिलेशन ड्राइव किया था। अब आपको L1 डैश की वैल्यू अगर चाहिए, देखिएगा, अगर आपको फॉर L1 डैश की वैल्यू चाहिए, L डैश अगर बराबर है L इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी के, तो L1 डैश किसके बराबर होगा? तो L1 डैश बराबर हो जाएगा, तो L के साथ 1 लग गया, तो बेटा जहां L आ रहा है L के साथ 1 लग जाएगा, ठीक है। L1 डैश इक्वल्स टू L1 इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ठीक है बेटा। तो L डैश जो है वो किसके बराबर है? L इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी के। तो L1 डैश किसके बराबर हो जाएगा? L1 डैश इक्वल्स टू L1 इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। बिल्कुल इसी तरह से आपको L2 डैश और L3 डैश की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरली L2 डैश इक्वल्स टू L2 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। तो L2 डैश की वैल्यू आ गई आपके पास। बिल्कुल इसी तरह से L3 डैश की वैल्यू चाहिए, तो L3 डैश की वैल्यू बन जाएगी आपके पास L3 इक्वल्स टू L3 इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ठीक है बेटा। तो L3 डैश की वैल्यू आ गई, L3 डैश की वैल्यू चाहिए थी, L3 डैश की वैल्यू आ गई L3 इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। तो ये तीन वैल्यूज आ गई, L1 डैश, L2 डैश और L3 डैश की वैल्यूज। इन तीनों वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे। यहाँ पे हम पहले लिखते हैं वर्डिंग, फिर यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो वर्डिंग लिख देंगे बाय पुटिंग दी above values in equation number 1।
तो इक्वेशन नंबर 1 में हम ये सारी वैल्यूज L1 डैश L2 डैश और L3 डैश की वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है पहले लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है V डैश इक्वल्स टू L1 डैश इंटू L2 डैश इंटू L3 डैश। ठीक है, L1 डैश की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, L1 डैश की वैल्यू क्या है L1 इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। L2 डैश की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी L2 इंटू एल्फा 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। और L3 डैश की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी L3 इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी की। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते हैं, जरा देख लीजिएगा। V डैश एज इट इज, L1 डैश की जगह उसकी वैल्यू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, L1 इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय L2 डैश की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा L2 इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ठीक है, फिर L3 डैश की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी और L3 डैश की वैल्यू क्या है L3 इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ठीक है बेटा, तो ये V डैश की वैल्यू 1 प्लस V डैश की वैल्यू क्या बन गई। अब आपके पास पहले क्या था L1 डैश प्लस L2 डैश प्लस L3 डैश। जब सारी L1 डैश की जगह उसकी वैल्यू, L2 डैश की जगह उसकी वैल्यू और L3 डैश की जगह उसकी वैल्यूज हमने पुट की, तो रिलेशन आ गया L1 इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी इंटू L2 इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी और L3 इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी और 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी ये वैल्यू सेम है। तो अब देखें सारी वैल्यूज क्या हो रही है मल्टीप्लाई। जब सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसमें 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी ये टर्म, 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी और 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, जब ये तीन टर्म सेम है, ठीक है, तो जब बेटा सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, तो मल्टीप्लाई जब सारी वैल्यूज हो रही होती हैं तो उसमें देखते हैं कि जो टर्म सेम होती हैं उनकी, मतलब अगर जो टर्म जिनकी बेसिस सेम है उनकी पार्ट्स हम क्या कर देते हैं ऐड। तो ये एक बेस 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी ये सेम है, तो इनकी पार्ट कुछ नहीं, इनके ऊपर सबके ऊपर पार्ट क्या बेटा 1, तो इनकी पार्ट्स हम करा देंगे ऐड और L1 इंटू L2 और L3 को मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखेंगे एक साथ। तो जरा देखिएगा नेक्स्ट स्टेप, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि V डैश इक्वल्स टू L1 इंटू L2 इंटू L3 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी का क्यूब। आई होप ये स्टेप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमने L1 इंटू L2 इंटू L3 को एज इट इज लिखा और 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी इनकी बेसिस सेम थी, तो उनकी बेसिस सेम थी तो पार्ट्स को ऐड करा दिया, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 आंसर क्या आ गया आपके पास 3, मतलब 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी का क्या हो गया क्यूब। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि L1 इंटू L2 इंटू L3, L1 डैश नहीं है L1 है, ठीक है, इंटू L2 इंटू L3, ये वैल्यूज कहाँ से आई थी, L1 डैश की जगह उसकी वैल्यू आई थी, L1 डैश की जगह उसकी वैल्यू आई थी L1 इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास क्या आ रहा है L1 इंटू L2 इंटू L3, तो बेटा ये L1 इंटू L2 इंटू L3 आप देख सकते हैं किसके बराबर है, L1 इंटू L2 इंटू L3 किसके बराबर बेटा V के बराबर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि L1 इंटू L2 इंटू L3 ये बराबर बेटा किसके बेटा V के बराबर है। तो जहाँ पे L1 इंटू L2 इंटू L3 आ रहा है वहाँ पे पुट कर देंगे V, तो रिलेशन बन जाएगा V डैश इक्वल्स टू V 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी का क्यूब। ठीक है बेटा, तो L1 इंटू L2 इंटू L3 लेंथ ब्रेथ और हाइट ये किसके बराबर बेटा वॉल्यूम के, इसकी जगह V आ गया और 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी का क्यूब। तो 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब है, तो बेटा जब दो वैल्यूज ऐड हो रही हो, एक वैल्यू 1 है और एक एल्फा डेल्टा टी, दोनों ऐड हो रही है, उनके ऊपर क्यूब है, तो क्यूब दोनों पे अलग अलग बारी बारी अप्लाई नहीं कर सकते। जब दो वैल्यूज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो बेटा उन पे कोई पावर आ जाए तो पावर डायरेक्ट अप्लाई नहीं होती, वहां पे फॉर्मूला ओपन होता है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला ओपन करेंगे a प्लस बी के होल क्यूब का। ठीक है, तो रेफरेंस दे देते हैं कि a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे ओपन करेंगे। क्या है फॉर्मूला, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मूला किसका है आपके पास, ये फॉर्मूला आपके पास है a प्लस बी के होल क्यूब का।
तो a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला आपके पास आ गया, ठीक है। क्या है बेटा फॉर्मूला आपके पास, a क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। अब हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने वैल्यूज ओपन करनी है, मतलब यहाँ पे 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के होल क्यूब पे ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करना है। तो बेटा a प्लस बी, तो a की जगह जहां जहां a आ रहा होगा a की जगह क्या पुट कर देंगे 1, और b की जगह क्या आ जाएगा बेटा अल्फा डेल्टा टी आ जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में जहां जहां a आ रहा होगा a की जगह हम 1 पुट करेंगे, और जहां जहां b आ रहा है इस फॉर्मूले में b की जगह हम अल्फा डेल्टा t पुट करेंगे। बाकी वैल्यू एज इट इज रहेगी, आप देख सकते हैं ये v डैश एज इट इज रहेगा, ये v एज इट इज रहेगा, ठीक है। चलिए, तो a क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3a² भी, 3 a की जगह 1 का स्क्वायर, b की जगह क्या आ जाएगा बेटा अल्फा डेल्टा टी प्लस 3 a की जगह आ जाएगा 1, b की जगह क्या आ जाएगा बेटा अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस b क्यूब, तो b की जगह आपके पास क्या है बेटा अल्फा डेल्टा टी का क्यूब, ठीक है। तो हमने 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के होल क्यूब पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², b की जगह अल्फा डेल्टा टी, जहां जहां b आ रहा है वहां पे आप देख सकते हैं अल्फा डेल्टा टी आ गया, एंड में प्लस b क्यूब अल्फा डेल्टा टी का क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिएगा v डैश एज इट इज, v एज इट इज, 1 का क्यूब क्या है बेटा 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3, 3 अल्फा डेल्टा टी, 3 1 जा 3, ये स्क्वायर अल्फा पे भी आएगा और ये स्क्वायर डेल्टा टी पे भी आएगा। अच्छा, डेल्टा टी एक सिंबल है तो डेल्टा और टी पे अलग अलग नहीं आएगा, ये अल्फा अलग टर्म है, डेल्टा टी अलग टर्म है, तो अल्फा स्क्वायर और डेल्टा टी का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये क्यूब अल्फा पे अलग आएगा और डेल्टा टी पे अलग आएगा, तो अल्फा क्यूब और डेल्टा टी क्यूब, ठीक है बेटा। तो आपके पास हमने फॉर्मूला ये सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके आपके पास आ गया आंसर v डैश इक्वल्स टू v 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी प्लस 3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब और डेल्टा टी क्यूब। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास 4 टर्म आ रही है ब्रैकेट के अंदर। अब 4 टर्म जब आ रही हैं तो आप जल्दी से करें यहाँ तक कॉपी, अगर आप लोगों ने कॉपी नहीं किया तो जल्दी से इसको कॉपी करें यहाँ तक, और कॉपी करने के बाद मैं कुछ वर्डिंग लिखवा रहा हूँ, ठीक है। वो वर्डिंग हम लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे सॉल्व। क्योंकि बेटा यहाँ पे देखें अल्फा आ रहा है, ये अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब, तो बताते ये हैं कि अल्फा की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है, तो जब उस पर स्क्वायर करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे या उस पर क्यूब अप्लाई करें, जो भी उससे ज़्यादा पावर अप्लाई करें, तो वैल्यू और ज़्यादा छोटी होती रहेगी, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल स्टील की अल्फा की वैल्यू क्या है 1.1 10⁻⁻⁵ सपोज कर लें, ठीक है। ये एक अंदाजन अल्फा की सारी वैल्यूज आपके पास लिखी हुई, याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। अगर आपके पास ये वैल्यू है अल्फा की और इस पर आप करते हैं स्क्वायर, ठीक है, तो 1.1 का स्क्वायर 1.1 पे भी स्क्वायर कर देंगे और 10⁻⁻⁵ पे भी स्क्वायर कर देंगे, तो 1.1 का जो भी स्क्वायर होगा वो आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और 10⁻⁻⁵ का अगर स्क्वायर देखें तो माइनस प्लस माइनस 5 2 10, अब आप ये देखें, ठीक है। 1.1 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻ क्या हो गई -10, पहले क्या थी पावर -5 बढ़ के क्या हो गई -10। तो अब अगर स्क्वायर करते हैं तो पावर और ज़्यादा नेगेटिव हो रही है, और नेगेटिव में जितनी ज़्यादा पावर बढ़ रही है इसका मतलब वैल्यू और ज़्यादा छोटी होती जा रही है, तो मतलब पहले जितनी वैल्यू थी उससे डबल और छोटी वैल्यू हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कि आपके पास अगर आप देख सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू अगर अल्फा के ऊपर पावर आ जाए स्क्वायर या क्यूब, तो उस पर अगर स्क्वायर या क्यूब या पावर 4 जो भी पावर आप ज़्यादा अप्लाई करेंगे वैल्यू और ज़्यादा छोटी होती जाएगी। तो इस वजह से हम बताते हैं कि अल्फा की वैल्यू क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी होती है, इस वजह से उस पर स्क्वायर और क्यूब अगर करेंगे, ठीक है, उसका स्क्वायर लें क्यूब लें तो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी वैल्यू। तो 1.1 10⁻⁻⁵ का मतलब पता है कि 1 से पहले आप कितने जीरो लगाएं 5 जीरो, मतलब 0.0000011, ठीक है। तो इतनी छोटी वैल्यू है, जब इस पे आप
स्क्वायर कर रहे हैं तो 10⁻⁻10, मतलब यहाँ पे 1 से पहले कितने जीरो आपने लगाने होंगे, 10 जीरो। कितनी ज्यादा वैल्यू छोटी हो गई है, ठीक है। तो इस वजह से बताया जाता है कि अल्फा की वैल्यू क्योंकि खुद बहुत छोटी होती है, इस वजह से उसका स्क्वायर और क्यूब करेंगे तो वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जो है वो नेग्लिजिबल हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है। इस वजह से हम अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब इन दोनों टर्म को निग्लेक्ट यहाँ पे करा देते हैं, ठीक है। तो यहां तक कॉपी अगर आप लोगों ने कर लिया तो इसके नीचे वर्डिंग लिखना है, स्टार्ट करें। वी नो डैट द वैल्यू ऑफ अल्फा, वी नो डैट द वैल्यू ऑफ अल्फा इज वेरी स्मॉल, वी नो डैट द वैल्यू ऑफ अल्फा इज वेरी स्मॉल, वी नो डैट द वैल्यू ऑफ अल्फा इज वेरी स्मॉल। Therefore the terms having alpha square and alpha cube, therefore the terms having alpha square and alpha cube can be neglected। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा। we know that the value of alpha is very small, therefore the terms having alpha square and alpha cube can be neglected। अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब कैन बी निग्लेक्टेड। तो अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब इतनी ज्यादा छोटी वैल्यू हो गई तो अप्रॉक्स 0 के बराबर होंगे, तो हमने उसको निग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब को अगर हम 0 सपोज कर लें तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें, डेल्टा टी स्क्वायर को 0 से, तो ये पूरी टर्म 0, और यहाँ पे अल्फा क्यूब को 0 कंसिडर कर लें तो इसको डेल्टा टी क्यूब से मल्टीप्लाई करें 0, तो इसका मतलब ये दोनों टर्म्स पूरी क्या हो जाएंगी, 0, ठीक है। तो आपने लिखा क्या, अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब कैन बी निग्लेक्टेड। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, नाउ वी कैन राइट एज v डैश इक्वल्स टू v 1 + 3 अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो आपने क्या करा, अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब ये दोनों टर्म को निग्लेक्ट करा दिया, तो ये दोनों टर्म हो गई खत्म, तो क्या बच गई आपके पास 1 + 3 अल्फा डेल्टा टी। अब क्या करेंगे, इस v को दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, तो v डैश इक्वल्स टू v को 1 से मल्टीप्लाई करें v, ठीक है, v को 3 अल्फा डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो v को 3 अल्फा डेल्टा टी से, तो 3 अल्फा क्योंकि आपको ड्राइव करना है तो इस वजह से 3 अल्फा को अलग रहने देंगे। v को जब 3 अल्फा डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अल्फा v डेल्टा टी करके लिख देंगे, मतलब 3 अल्फा पहले लिख लिया, v को डेल्टा टी के साथ लिख लिया, ठीक है बेटा। तो v को 1 से मल्टीप्लाई किया, v को 3 अल्फा डेल्टा टी से मल्टीप्लाई किया तो v 3 अल्फा डेल्टा टी होना चाहिए था। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या अरेंज करके लिख लें, 3 अल्फा v डेल्टा टी। नेक्स्ट स्टेप में v यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। आप देख लीजिएगा, v डैश माइनस v इक्वल्स टू 3 अल्फा v डेल्टा टी, ठीक है बेटा। फिर आपको पता है ये v डैश माइनस v किसके बराबर होता है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, v डैश माइनस v बराबर है डेल्टा v के, ठीक है। तो v डैश माइनस v की जगह आ जाएगा बेटा डेल्टा v इक्वल्स टू 3 अल्फा v डेल्टा टी। फिर आप देखिएगा आपको क्या चाहिए, बीटा इक्वल्स टू 3 अल्फा, ये प्रूफ करना है। तो राइट साइड पे 3 अल्फा रहने देंगे क्योंकि राइट साइड पे 3 अल्फा चाहिए, v डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको लेफ्ट साइड पे भेज देंगे। तो राइट साइड पे जो v डेल्टा टी है, ठीक है, 3 अल्फा से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको लेफ्ट साइड पे भेज देंगे। तो डेल्टा v अपॉन v डेल्टा टी, तो v डेल्टा टी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी, नीचे आके डिवाइड हो गई, राइट साइड पे क्या रह गया बेटा, 3 अल्फा, राइट साइड पे रह गया सिर्फ 3 अल्फा। फिर अब यहाँ पे देखिएगा डेल्टा v अपॉन v डेल्टा टी, ये किसके बराबर है, आप लोग बताएं बिल्कुल जल्दी से। हमने लास्ट क्लास में यही रिलेशन ड्राइव किया था, अगर आप लोगों को याद हो, कि डेल्टा v अपॉन v डेल्टा टी, डेल्टा v अपॉन v डेल्टा टी बराबर है बेटा बीटा के। ये लास्ट क्लास में हमने रिलेशन कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में ये रिलेशन ड्राइव किया था, ठीक है। तो डेल्टा v अपॉन v डेल्टा टी बराबर है बीटा के, तो बीटा इक्वल्स टू 3 अल्फा, डेल्टा v अपॉन v डेल्टा की जगह v डेल्टा टी की जगह क्या आ गया बेटा बीटा, और बीटा इक्वल्स टू 3 अल्फा, ये रिलेशन हमने फाइनली ड्राइव कर लिया, ठीक है। और जो आपको प्रूफ करना था बीटा इक्वल्स टू 3 अल्फा, वो आपने प्रूव कर लिया। तो
एंड में लिख देंगे प्रूव्ड कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज 3 टाइम्स टू द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है बेटे, तो यहां तक आके हमने पूरी डेरिवेशन कर ली कंप्लीट। अगर आप लोगों ने कॉपी नहीं किया तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, तो यहां तक आके हमने क्लास को क्या कर दिया बेटा, हम एंड करेंगे क्लास को, टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट। तो थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट, और फिर हमने लीनियर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन और उनसे रिलेट करती जो डेरिवेशन थी कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन बराबर है 3 टाइम्स टू द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये भी यहाँ तक आज की क्लास में हमने जो है वो प्रूफ कर लिया, ड्राइव कर लिया रिलेशन जो है। बस क्लास में यहाँ पे एंड करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।